हेलो व्यूअर्स, मैं हूं मनीषा रानी और आप देख रहे हैं वेक अप न्यूज। जेडीयू विधायक का कांग्रेस में धमाका, बिहार में सियासी तूफान। राजनाथ ने सावरकर को महान बताया, लेकिन माफी वाला सच क्यों नहीं बताया? टैक्स का पैसा वीआईपी ऐश पर, ध्रुव राठी का वीडियो सरकार की पोल खोलता है। बिहार में अफसरशाही बेलगाम, आरटीआई डालो और केस झेलो, यही है नया सिस्टम। पीएम का अपमान या कड़वी सच्चाई? पवन खेड़ा के बयान से मच गया भूचाल। मेरे प्यारे दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि जनता की आवाज और दूर तक पहुंचे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जाकिर हुसैन और आज हम बात करने वाले हैं उन खबरों की, उन घटनाओं की जो अक्सर मेनस्ट्रीम मीडिया की चकाचौंध में कहीं खो जाती है। ये वो सच्चाई है जो सिस्टम को असहज करती है, जो सत्ता के गलियारों में हलचल मचाती है। आज हम परत दर परत उन मुद्दों को खंगालेंगे, उन सवालों को उठाएंगे जिन्हें दबाने की कोशिश की जाती है। क्या आप तैयार हैं उस आईने का सामना करने के लिए जो हमारे समाज और हमारे सिस्टम की असली तस्वीर दिखाता है? देखिए, एक एक करके वो वीडियो जो सिस्टम को बेचैन कर रहे हैं। ये सिर्फ खबरें नहीं, बल्कि वो संकेत हैं जिन्हें समझना आज के दौर में बेहद जरूरी हो गया है। हम विश्लेषण करेंगे, तथ्यों को आपके सामने रखेंगे और कोशिश करेंगे कि आप खुद अपनी राय बना सकें, क्योंकि एक जागरूक नागरिक ही एक मजबूत लोकतंत्र की नींव होता है। आज की इस रिपोर्ट में हम कई ऐसे पहलुओं पर बात करेंगे जो सीधे तौर पर आपसे और मुझसे जुड़े हुए हैं, हमारे भविष्य से जुड़े हुए हैं। इस वीडियो में हम गहराई से पड़ताल करेंगे कुछ ऐसी घटनाओं की जो हाल ही में घटी हैं और जिनके दूरगामी परिणाम हो सकते हैं। हम बात करेंगे राजनीतिक बदलावों की, ऐतिहासिक तथ्यों की जिन्हें तोड़ मरोड़ कर पेश किया जाता है, आपके और हमारे टैक्स के पैसे के इस्तेमाल की, और प्रशासन के उस रवैये की जो सवाल उठाने वालों को डराता है। बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि हर जानकारी, हर तथ्य आपको एक नई दृष्टि देगा। और अंत में हमारा ओपिनियन जरूर सुनिए। इनके साथ तमाम त्रिस्तरीय पंचायत समिति के सदस्य हैं, वो इस पार्टी की सदस्यता ग्रहण करेंगे। अब हम दोस्तों, बिहार की राजनीति में आजकल एक बड़ी उथल पुथल देखने को मिल रही है। हाल ही में सकरा विधानसभा क्षेत्र से जेडीयू के पूर्व विधायक चंचल कुमार जी ने कांग्रेस पार्टी का दामन थाम लिया है। अब आप कहेंगे कि नेताओं का एक पार्टी से दूसरी पार्टी में जाना तो आम बात है, इसमें नया क्या है? लेकिन रुकिए, यह सिर्फ एक साधारण दल बदल का मामला नहीं है। इसके पीछे कई गहरे राजनीतिक संकेत छिपे हो सकते हैं जो आने वाले समय में बिहार की राजनीति की दिशा तय कर सकते हैं। चंचल कुमार कोई छोटे मोटे नेता नहीं है। उनका अपने क्षेत्र में अच्छा खासा प्रभाव माना जाता है। उनका जेडीयू छोड़कर कांग्रेस में जाना, वो भी ऐसे समय में जब राष्ट्रीय स्तर पर राजनीतिक समीकरण तेजी से बदल रहे हैं, कई सवाल खड़े करता है। क्या यह जेडीयू के अंदर चल रही किसी अंदरूनी खींचतान का नतीजा है, या फिर यह बिहार में एक नए राजनीतिक गठबंधन की आहट है? कुछ राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यह नीतीश कुमार जी की पकड़ कमजोर होने का भी संकेत हो सकता है। जमीनी स्तर पर कार्यकर्ताओं और नेताओं में असंतोष पनप रहा हो, और चंचल कुमार का यह कदम उसी असंतोष की एक अभिव्यक्ति हो सकती है। हमें यह भी देखना होगा कि उनके जाने के बाद जेडीयू की स्थानीय इकाई पर क्या असर पड़ता है। इस घटना को हमें बड़े परिप्रेक्ष्य में देखना होगा। क्या यह सिर्फ एक व्यक्ति का निर्णय है, या इसके पीछे कोई बड़ी रणनीति काम कर रही है? क्या कांग्रेस बिहार में अपनी खोई हुई जमीन वापस पाने की कोशिश में ऐसे और नेताओं को अपने पाले में लाने की फिराक में है? और सबसे महत्वपूर्ण सवाल, इसका बिहार की जनता पर क्या असर पड़ेगा? क्या ऐसे बदलाव जनता के हित में होते हैं, या ये सिर्फ सत्ता का खेल बनकर रह जाते हैं? इन सभी पहलुओं पर विचार करना जरूरी है, क्योंकि यही छोटी छोटी घटनाएं मिलकर एक बड़ी राजनीतिक तस्वीर बनाती हैं। वीडियो में देखिए पूरी सच्चाई। दोस्तों, हाल ही में हमारे रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी ने वीर सावरकर को उनकी पुण्यतिथि पर नमन किया, उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। यह एक सामान्य प्रक्रिया हो सकती है, लेकिन जब हम इतिहास के पन्नों को पलटते हैं और सावरकर जी से जुड़े कुछ विवादास्पद पहलुओं पर नजर डालते हैं, तो यह मामला थोड़ा जटिल हो जाता है। खासकर तब जब श्रद्धांजलि देते समय उनके जीवन के कुछ महत्वपूर्ण लेकिन विवादास्पद हिस्सों का जिक्र तक नहीं किया जाता। मेरा इशारा सावरकर जी द्वारा ब्रिटिश सरकार को लिखी गई माफी वाली चिट्ठियों की तरफ है। आज भी जब सावरकर जी का जिक्र होता है, तो अक्सर उनकी दया याचिकाओं या माफी नामों को या तो नजरअंदाज कर दिया जाता है, या फिर
उन्हें एक रणनीतिक चाल कहकर सही ठहराने की कोशिश की जाती है। लोग कहते हैं सावरकर फ्रीडम फाइटर थे, गांधी, नेहरू, बोस के बराबर। रियलिटी सुनो, 1909 सावरकर ने रिवॉल्यूशनरी काम किया, उसके लिए वो काला पानी भेजे गए, बड़ी बात थी, रिस्पेक्ट। लेकिन सिर्फ 2 साल बाद 1911 में ही ब्रिटिश क्राउन को पहला माफीनामा लिख दिया था। उसमें वो लिखते हैं, मैं वफादार रहना चाहता हूँ, सिविल सर्वेंट बनना चाहता हूँ। आजादी की लड़ाई थी या नौकरी की एप्लीकेशन? 1 नहीं, 2 नहीं, 6 मर्सी पिटीशंस। गांधी ने कभी माफी नहीं मांगी, नेहरू ने कभी माफी नहीं मांगी, बोस ने कभी माफी नहीं मांगी, सावरकर ने बार बार माफी मांगी। 1924 के बाद सावरकर जेल से निकले और डायरेक्ट हिंदू महासभा में घुस गए। कम्युनल पॉलिटिक्स शुरू, देश के नाम पर नहीं धर्म के नाम पर पॉलिटिक्स शुरू। 1942 क्विट इंडिया मूवमेंट, गांधी जेल में थे, नेहरू जेल में थे और सावरकर बोलते हैं ब्रिटिश के साथ कोऑपरेट करो, मतलब आजादी की लड़ाई से ऑफिशियली एग्जिट। सुभाष चंद्र बोस ने आईएनए बनाई, ब्रिटिश एम्पायर के आगे अपनी फौज खड़ी कर दी और सावरकर ने बोला हिंदू यूथ ब्रिटिश आर्मी ज्वाइन करो। वो क्या भूल गए थे कि दुश्मन कौन है? 1948 गांधी का असैसिनेशन किसने किया? गॉड से। वो कौन थे? सावरकर के फॉलोअर। ट्रायल चला, एविडेंस कम था, बस इसलिए छूट गए। अब सबसे बड़ी बात, गांधी ने बोला हिंदू मुस्लिम एक हो, नेहरू बोले सेक्युलर इंडिया, बोस ने कहा था आजाद हिंद और सावरकर ने बोला था हिंदू राष्ट्र। ये यूनिटी नहीं डिवीजन था। तो भाई एक बार जेल जाने से ना कोई गांधी नेहरू बोस नहीं बनता। विजन, सेक्रीफाइस, लेगेसी ये सब मैटर करता है। हिस्ट्री व्हाट्सएप पे मत पढ़ो, थोड़ा अपना दिमाग लगाओ और समझो। चैप्टर 3। दोस्तों, आप में से कई लोगों ने हाल ही में मेरा एक वीडियो देखा होगा जिसमें मैंने विस्तार से बताया था कि कैसे हम और आप जो टैक्स भरते हैं उस पैसे का एक बड़ा हिस्सा वीआईपीज की सुरक्षा, उनके बंगलों के रखरखाव और उनकी शानो शौकत पर खर्च होता है। ये कोई नई बात नहीं है, लेकिन जब आप आंकड़ों को देखते हैं, जब आप असलियत को करीब से जानते हैं, तो गुस्सा भी आता है और हैरानी भी होती है। एक तरफ देश की आम जनता महंगाई, बेरोजगारी और बुनियादी सुविधाओं की कमी से जूझ रही है और दूसरी तरफ हमारे चुने हुए नुमाइंदों और सरकारी बाबुओं पर करोड़ों रुपए खर्च किए जा रहे हैं। सोचिए, एक आम आदमी जो दिन रात मेहनत करके अपनी कमाई का एक हिस्सा टैक्स के रूप में सरकार को देता है, वो इसलिए नहीं देता कि उसके पैसे से किसी नेता के बंगले का स्विमिंग पूल बने या उनकी गाड़ियों का काफिला और लंबा हो। वो टैक्स इसलिए देता है ताकि देश में अच्छी सड़कें बने, बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले, अस्पतालों में बेहतर इलाज हो और देश सुरक्षित रहे। लेकिन जब प्राथमिकताएं बदल जाती हैं, जब जनता का पैसा जनता पर खर्च होने के बजाय कुछ खास लोगों की सेवा में लगने लगता है, तो सवाल उठना लाजमी है। यह सवाल सिर्फ पैसे का नहीं है, यह सवाल नैतिकता का भी है, यह सवाल प्राथमिकताओं का भी है। क्या एक लोकतांत्रिक देश में ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए जहां आम आदमी और खास आदमी के बीच इतनी बड़ी खाई हो? क्या यह सही है कि जिन लोगों को हमने अपनी सेवा के लिए चुना है, वो खुद राजा महाराजाओं जैसी जिंदगी जिए और जनता अपनी बुनियादी जरूरतों के लिए तरसती रहे? ये वो कड़वी सच्चाई है जिसके बारे में हमें सोचना होगा और सवाल पूछना होगा कि आखिर हमारे टैक्स का पैसा किसके फायदे में जा रहा है। आप खुद देखिए और तय कीजिए। ऑफ इंडिया की रिपोर्ट में बताया गया है कि मुकेश के बेटे अनंत की घड़ी की कीमत 60 करोड़ से ज्यादा की है। नीता अंबानी की नेकलेस की कीमत 500 करोड़ की है। शादी में खर्च हुआ 5000 करोड़ से ज्यादा, लेकिन सिक्योरिटी में इन्हें चाहिए सरकारी खर्चे पर ट्रेन किए गए हाईली ट्रेंड एनएसजी कमांडोज। हम लोगों के टैक्स के पैसे पर ट्रेन किए गए एनएसजी कमांडोज। गोदी मीडिया को इससे कोई मतलब नहीं है। इनके सेठ और देश के बॉलीवुड सेलिब्रिटीज को यहाँ पर Y+Z+ सिक्योरिटी कवर्स मिल रहे हैं। मुझे मुकेश अंबानी और सेलिब्रिटीज के सिक्योरिटी कवर से कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन सवाल यहां पर यह है कि आम लोगों को क्या मिल रहा है यहां पर। अब कुछ लोग कहेंगे कि वीआईपी नेता, बिजनेसमैन, फिल्म स्टार्स देश के लिए जरूरी हैं, इसलिए उनके लिए ज्यादा सिक्योरिटी कवर जस्टिफाइड है। लेकिन पहलगाम में जो आम इंसान मारे गए वो भी तो अपने परिवार के लिए उतने ही जरूरी है ना। उनकी पत्नी, उनके बच्चे और उनके माँ बाप के लिए तो वही दुनिया है। सवाल यहाँ पर यह है कि आम लोगों की ही जान इतनी सस्ती क्यों है? कभी ट्रेन एक्सीडेंट में मारे जाते हैं, कभी भगदड़ में, कभी होर्डिंग गिर जाती है तो कभी पुल टूट जाता है, कभी किसी की पोर्श या लैम्बोर्गिनी गाड़ी के नीचे आके मारे जाते हैं या सड़क पर मैनहोल में गिर जाते हैं। चैप्टर 4। दोस्तों, सूचना का अधिकार यानी आरटीआई लोकतंत्र का एक बहुत बड़ा हथियार माना जाता है। यह वो कानून है जो आम आदमी को ताकत देता है कि वो सरकार से, प्रशासन से सवाल पूछ सके, जानकारी मांग सके। लेकिन क्या हो जब सवाल पूछना ही गुनाह बन जाए? जी हां, बिहार से कुछ ऐसी ही चौंकाने वाली खबरें सामने आ रही हैं, जहां आरटीआई कार्यकर्ताओं को कथित तौर पर परेशान किया जा रहा है, उन पर झूठे केस लादे जा रहे हैं। यह स्थिति बेहद चिंताजनक है और यह दिखाती है कि कैसे बिहार में कुछ जगहों पर प्रशासनिक तानाशाही अपना असली चेहरा दिखा रही है। कल्पना कीजिए, आप अपने इलाके की किसी समस्या के बारे में या किसी सरकारी योजना में हो रही धांधली के बारे में जानकारी मांगते हैं
और बदले में आपको प्रशासन की तरफ से सहयोग के बजाय धमकियां मिलने लगे या आप पर ही कोई मनगढ़ंत केस कर दिया जाए, ये न सिर्फ आरटीआई कानून की आत्मा पर हमला है, बल्कि यह लोकतंत्र के मूल सिद्धांतों के भी खिलाफ है। जब सवाल पूछने वालों को ही दबा दिया जाएगा, तो भ्रष्टाचार कैसे रुकेगा, पारदर्शिता कैसे आएगी, प्रशासन में जवाबदेही कैसे तय होगी? यह सिर्फ कुछ व्यक्तियों का मामला नहीं है, यह एक प्रवृत्ति को दर्शाता है। यह दिखाता है कि सिस्टम में बैठे कुछ लोग नहीं चाहते कि उनकी मनमानी पर कोई सवाल उठाए। वो चाहते हैं कि सब कुछ उनकी मर्जी से चलता रहे, चाहे वो कितना भी गलत क्यों ना हो। लेकिन हमें यह याद रखना होगा कि एक स्वस्थ लोकतंत्र के लिए सवाल पूछना, आवाज उठाना और जानकारी मांगना बेहद जरूरी है। अगर हम आज चुप हो गए तो कल यह तानाशाही और बढ़ेगी। देखिए बिहार में प्रशासनिक तानाशाही का असली चेहरा और समझिए कि कैसे आम आदमी की आवाज को दबाने की कोशिश की जा रही है। आइए आगे बढ़ते और बात बिहार की कर लेते हैं, जहां का सुशासन सवालों में है। नीतीश सरकार खुद को कानून के राज का पर्याय बताती है, लेकिन अब अपराध की बढ़ती घटनाओं को विपक्ष सुशासन का नमूना बता रहा है, क्योंकि अपराधी बेलगाम हो चले हैं और अपराध बेकाबू। आप मेरे बगल में जो 6 तस्वीरें देख रहे हैं, सबसे डरावना मंजर तो राजधानी पटना का है, जहां बेहद व्यस्त और पॉश बोरिंग रोड चौराहे पर अंधाधुंध फायरिंग की गई। दरभंगा में स्कूल जाते वक्त शिक्षक की हत्या कर दी गई, तो छपरा में 2 कारोबारियों को सरेराह गोलियों से भून दिया गया। समस्तीपुर तो 24 घंटे में अपराध की 3 घटनाओं का साक्षी बना। वहां एक शख्स की पीट कर तो एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। समस्तीपुर में ही लूटकांड के 5 आरोपी कोर्ट से ही फरार हो गए। पुलिस ने बड़ी मुश्किल से किसी तरह एक अपराधी को पकड़ा। यही वजह है कि विपक्ष जंगल राज की याद दिलाने वालों को कटघरे में खड़ा कर रहा है, तो सरकार वहां बचाव की मुद्रा में नजर आ रही है। चुनावी साल में अपराध की बढ़ती घटनाएं कैसे सुशासन बाबू यानी नीतीश कुमार के लिए मुसीबतों का सबब बन सकती है। आंकड़ों चैप्टर 5। दोस्तों, हाल ही में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पवन खेड़ा जी का एक बयान काफी सुर्खियों में रहा और जैसा कि अक्सर होता है, मेनस्ट्रीम मीडिया के एक बड़े हिस्से ने इसे तुरंत प्रधानमंत्री का अपमान करार दे दिया। इस पर काफी बहस हुई, राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप का दौर चला। लेकिन क्या हमने एक पल रुककर यह सोचने की कोशिश की कि जो कहा गया उसमें कितनी सच्चाई थी या उसका संदर्भ क्या था? क्या हर आलोचना को, हर तल्ख टिप्पणी को सीधे अपमान मान लेना सही है, या यह सत्ता के प्रति असहमति को दबाने का एक तरीका है? लोकतंत्र में असहमति और आलोचना का एक महत्वपूर्ण स्थान होता है। अगर विपक्ष या कोई भी नागरिक सरकार की नीतियों, प्रधानमंत्री के कामकाज या उनके बयानों पर सवाल उठाता है, तो उसे सीधे देशद्रोह या अपमान की श्रेणी में डाल देना कितना उचित है? पवन खेड़ा जी ने जो भी कहा, उस पर अलग अलग लोगों की अलग अलग राय हो सकती है। कुछ लोग उससे सहमत हो सकते हैं, कुछ असहमत। लेकिन महत्वपूर्ण यह है कि हम किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले तथ्यों को देखें, बयान के पूरे संदर्भ को समझें और फिर अपनी स्वतंत्र राय बनाएं। अब मीडिया इसे प्रधानमंत्री का अपमान बताएगा, यह उनकी मजबूरी या उनकी विचारधारा हो सकती है। लेकिन एक जागरूक नागरिक के तौर पर हमारी जिम्मेदारी है कि हम भेड़चाल का हिस्सा न बने। हम खुद विश्लेषण करें कि क्या कहा गया, क्यों कहा गया और उसके पीछे की मंशा क्या हो सकती है। क्या वो वाकई अपमान था, या एक कड़वी सच्चाई को उजागर करने की कोशिश थी, या फिर राजनीतिक व्यंग्य था? इसका फैसला आप खुद करें, क्योंकि जब तक हम खुद सोचना शुरू नहीं करेंगे, तब तक हमें वही दिखाया और समझाया जाएगा जो सत्ताधारी वर्ग चाहता है। आप मरहम लगाने मणिपुर नहीं जा पाते और यूं दिन भर डायलॉग दे रहे हैं, रगों में खून, रगों में सिंदूर, सिंदूर ठंडा, खून गरम, खून ठंडा, सिंदूर गरम। क्या है ये? मजाक बना रखा है इस पद का? कोई मर्यादा है या नहीं इस पद की? इस पद के साथ जिम्मेदारियां जुड़ी हैं, डायलॉग बाजियां नहीं जुड़ी हैं। और उन जिम्मेदारियों में मणिपुर जाना भी लिखा है, जख्मों पर मरहम लगाना भी लिखा है। अपनी जिम्मेदारियों से बिल्कुल दूर भागने वाला व्यक्ति दिन भर, मुझे लगता है ये 18 घंटे में से 17 घंटे डायलॉग्स की प्रैक्टिस करते हैं और 1 घंटा बोलते हैं। उतरो तो दोस्तों, आज की इस रिपोर्ट को देखने के बाद अब आप समझ ही गए होंगे कि ये रिपोर्ट क्यों जरूरी है। ये सिर्फ कुछ घटनाओं का विश्लेषण नहीं है, बल्कि यह उस कोशिश का हिस्सा है जिसके जरिए हम और आप मिलकर सिस्टम की जवाबदेही तय कर सकते हैं। हर सवाल, हर विश्लेषण, हर रिपोर्ट सिस्टम के चेहरे पर आईना है, और वो आईना आप ही दिखा सकते हैं। जब तक हम सवाल पूछते रहेंगे, जब तक हम सच्चाई जानने की कोशिश करते रहेंगे, तब तक लोकतंत्र जिंदा रहेगा। यह आईना दिखाना इसलिए भी जरूरी है ताकि जो लोग सत्ता में हैं, उन्हें यह एहसास रहे कि जनता सब देख रही है, सब समझ रही है। आपकी चुप्पी उन्हें और निरंकुश बना सकती है, जबकि आपकी आवाज उन्हें सही रास्ते पर चलने के लिए मजबूर कर सकती है। इसलिए चुप मत रहिए,
अपने आसपास हो रही घटनाओं पर नजर रखिए, सवाल पूछिए और अपनी राय व्यक्त कीजिए। यह आपका अधिकार भी है और आपकी जिम्मेदारी भी। अगर आप भी चाहते हैं कि ये सच्चाई औरों तक पहुंचे कि कैसे राजनीतिक समीकरण बदल रहे हैं, कैसे इतिहास को अपने हिसाब से पेश किया जा रहा है, कैसे आपके पैसे का दुरुपयोग हो रहा है और कैसे सवाल पूछने वालों को डराया जा रहा है, तो इस वीडियो को शेयर करना मत भूलिए। इसे अपने दोस्तों, अपने परिवार, अपने सहकर्मियों तक पहुंचाइए। धन्यवाद। जय हिंद।